नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज का तारीख है 17 जनवरी 2022, दिन है सोमवार। शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले आप लोग के लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि देखिए, मेरे अब तक के अनुभव के अनुसार करंट अफेयर का जो वीडियो मैं डेली डाल रहा हूँ, चूँकि डेली उतना करंट अफेयर जनरेट हो नहीं पाता है। देखिए, करंट अफेयर तो बहुत सारा बनता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इम्पोर्टेंट है ये आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। रोज दिन आप बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा जो जनरेट हो रहा है एवरीडे करंट अफेयर, उसमें से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस करंट अफेयर को ही आपको सिर्फ याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर सिर्फ एक बार आप पढ़ लेते हैं और उसको फिर रिवाइज नहीं करते हैं तो वो याद नहीं रह पाएगा आपको। और अगर वो क्वेश्चंस ज़्यादा बल्क में हो तब तो और भी ज़्यादा नहीं रह पाएगा। तो क्यों ना इसको जो थोड़ा सा प्रिसाइज किया जाए, कॉन्साइज वर्सन में आपको दिया जाए। तो ये मैं डिसाइड किया हूँ कि अब से आपको जो है वीकली मिलेगा, यानी एक सप्ताह का जो भी करंट अफेयर है वो आपको संडे को मिलेगा। जैसे अभी हम संडे को नहीं डालते हैं, लेकिन अब से आपको सोमवार से लेकर के और शनिवार तक जितना भी करंट अफेयर होगा और उससे संबंधित जो भी स्टैटिक जीके होंगे, उसकी सारी जानकारी एक दिन आपको संडे को मिल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको तो पहले रोज़ दिन वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। दूसरी फ़ायदा आपको ये होगा कि एक जगह एक वीक का मिल जाएगा। इससे आप वो तो उस दिन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगर कभी आपको बाद में एग्जामिनेशन के समय आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ी तो आपको वीक वाइज मिल जाएगा, जिससे आपको रिवीजन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये सब सोच करके मैं ऐसा डिसाइड किया हूँ, क्योंकि मैं भी एग्जामिनेशन दिया हूँ, मैं भी बहुत सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हूँ। उसके बेसिस पे, मैं अपने अनुभव के बेसिस पे ऐसा डिसीजन लिया हूँ। आशा है अच्छा लगेगा। इससे संबंधित आप भी जो है अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं। आज जो है आपको आज तक का, यानी 16 तारीख तक का, 16 जनवरी तक का करंट अफेयर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बाद जो है वीकली मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का जो है करंट अफेयर का सेक्शन। इसमें है कि सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को या 16 जनवरी को। तो इसका सही आंसर है 15 जनवरी को। देखिए, 15 जनवरी को हर साल हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों 15 जनवरी को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो 15 जनवरी 1949 को, जैसे भारत को पॉलिटिकल आज़ादी, जिसको राजनीतिक रूप से आज़ादी तो मिल गया था 15 अगस्त 1947 को। इस समय इसमें क्या हुआ था कि भारत को सत्ता सौंप दिया गया था ब्रिटेन सरकार ने। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने भारत सरकार जो अधिनियम पास करके और भारत को सत्ता, पॉलिटिकल सत्ता सौंप दी थी। लेकिन जो मिलिट्री सत्ता है, क्योंकि उस समय तो मिलिट्री जनरल भी अंग्रेज ही हुआ करते थे, जिनके पास मिलिट्री का, आर्मी का कमान हुआ करता था। तो वो आज ही के दिन 15 जनवरी 1949 को ही सत्ता ये सौंपा गया। और इस दिन जनरल MM, इस नाम को याद रखिए, कई बार पूछा जाता है, जनरल MM करियप्पा के द्वारा जो है ये पदभार ग्रहण किया गया। इनको जो है फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, MM करियप्पा। इनसे पहले थे कौन, तो इनका नाम याद रखिए, इनका नाम था जनरल फ्रांसिस बचर। ये BUTCHER वाला कसाई वाला बचर नहीं है, ये सिर्फ BUCHER वाला बचर है। यानी ये जो है अंग्रेजों के, यानी लास्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, या फिर लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया कह सकते हैं, ये फ्रांसिस बचर। और फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया MM करियप्पा, इन्हीं के द्वारा इनको सौंपा गया आज ही के दिन 15 जनवरी। इसीलिए 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एयरफोर्स डे मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है कब, 8 अक्टूबर को। वर्तमान में जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो VR चौधरी हैं। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, हम लोग पढ़े भी थे।
नेवी डे। नेवी के जो चीफ हैं जिनको कि एयर मार्शल कहा जाता है वो हैं आर हरि कुमार। ये सब याद नाम याद रखिए, अभी हाल ही में जो है पदभार ग्रहण किए थे आर हरि कुमार। अभी वर्तमान में जो भारतीय थल सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जिसको कहा जाता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, MM नरवणे। देखते हैं 16 जनवरी का क्या खासियत है, 16 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो 16 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया है नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे। स्टार्टअप क्या होता है कि तो सरकार का देखिए बहुत जो है प्रयास है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्यम की ओर, इंटरप्रेन्योरशिप की ओर आएँ और स्वरोजगार अपनाएं, स्वरोजगार करें। इससे क्या होगा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ेगा। तो इसीलिए 16 जनवरी को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे, और इसी 10 से 16 जनवरी को स्टार्टअप वीक के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर डे के रूप में भी मनाया जाता है। तिरुवल्लुवर जो है तमिल के महान कवि थे, एक तरह से समझिए तो तमिल भाषा है, तमिल भाषा का जो व्याकरण है उनकी पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, तिरुवल्लुवर के द्वारा। उस पुस्तक का नाम है तिरुकुराल। तिरुकुराल, इस पुस्तक का नाम याद रखिए। इनको इनका बहुत रिस्पेक्ट है। आप जाइएगा अगर कन्याकुमारी जाइएगा तो कन्याकुमारी में जहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वहीं पे इनकी भी एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, समुद्र के अंदर, ऑफ द कोस्ट है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है भारतीय वन राज्य रिपोर्ट IFSR यानी इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज किया गया है के अनुसार कितने प्रतिशत भूमि वन आच्छादित हैं, यानी कि फॉरेस्ट कवर कितना प्रतिशत है इस रिपोर्ट के अनुसार, जो अभी हाल ही में शुरू किया गया है IFS 2021। 21.67%, 21.71%, 3.07% या 2.21%। तो इसका सही आंसर है 21.71% इंडिया का फॉरेस्ट कवर है एज पर IFSR 2021। अब इसमें ये डाटा भी याद रखिए, इससे पहले जो IFSR हुआ था, इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2019 में हुआ था। तो 2019 के अनुसार जो है भारत का फॉरेस्ट कवर कितना था? 21.67%, जो कि 2 साल बाद बढ़ के 21.71% हो गया है। देखिए एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये होना चाहिए 33%, यानी जितनी भूमि है उसका 1/3 भाग पे जो है फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। 3.07% इंक्रीज के साथ जो है तेलंगाना टॉप पे है। यानी अगर इंडिया का एवरेज इंक्रीज देखिएगा तो कितना परसेंट है? मात्र 0.04% इंक्रीज किया है। लेकिन अगर तेलंगाना में जो है ये हाईएस्ट है इंडिया में, 3.07% बढ़ा है पिछले रिपोर्ट के मुताबिक, तो तेलंगाना टॉप पे है। और दूसरा 2.22% से आंध्र प्रदेश जो है टॉप पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका हाल ही में उड़ान परीक्षण, जिसको फ्लाइट टेस्टिंग के कहा जाता है, किया गया, किस देश में विकसित किया गया है? USA के द्वारा, रसिया के द्वारा, भारत के द्वारा या उत्तरी कोरिया के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है भारत, यानी ये भारत के द्वारा अभी हाल ही में MPATG यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया है। एक्चुअली में इसका परीक्षण बहुत पहले, जिसका नाम आप सुने होंगे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको नाग के नाम से जाना जाता है। भारत का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या है? नाग है। अब चूंकि इसका जो ये प्रोजेक्ट जो किया जाता है, यानी जहाँ से इसको मिसाइल को दागा जाता है,
वो इस पहले जो मिसाइल है, क्योंकि रेंज के हिसाब से इसका थोड़ा वजन ज़्यादा होता है, तो इसी को क्या कर दिया गया है, इसका नया वर्जन इसको कहता है थर्ड जनरेशन लाया गया है और इसको हल्का कर दिया गया है। ये सही बात है कि हल्का कर देने से इसका रेंज कम जाता है। जैसे अभी जो ये किया गया है, इसका रेंज मात्र 4 किलोमीटर है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसको जो है आदमी खुद से उठा करके और ले जा करके जहाँ पे इसको मिसाइल को दागा जाता है वहाँ पर हाथ से ले जा सकते हैं, लाया जा सकता है। तो इसलिए जो है ये सुविधा इसमें है। इसी को मैन पोर्टेबल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हाँ हुआ तो भारत में हुआ है। यूएसए के द्वारा अभी हाल ही में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेज़र बम का पहला बार प्रयोग किया गया और इसका सफल परीक्षण किया गया है। लेज़र बम, इसके द्वारा किसी भी तरह का जो है आरडीएक्स या फिर टीएनटी को विस्फोट नहीं करना है, सिर्फ लेज़र रे को जहाँ पे आपको अटैक करना है वहाँ पे आप जो है उस फोकस कर दीजिए 2 सेकेंड 4 सेकेंड, उसकी जो है इंटेंसिटी के हिसाब से वहाँ पे खुद आग लगना शुरू हो जाएगी। यही है लेज़र बम। ये अत्याधुनिक है, इसका भी मेजर ये नहीं किया गया है, लेकिन पहले तौर पे यानी पहले प्रयोग के तौर पे ये सफल हुआ है। अभी हम लोग कल ही पढ़े थे कि रसिया जो है अभी हाल ही में एक नए बॉम्बर का अनावरण किया है, उसका नाम था व्हाइट स्वान। व्हाइट स्वान ये जो माना जाता है कि अभी तक का सबसे जो है भारी हेवीएस्ट जो है बॉम्बर है, और इसका अभी जो है रसिया और नाटो के बीच जो चल रहा है विवाद, उसके बीच में रसिया ने इसका पहला फ्लाइट टेस्टिंग किया है, जिस कारण से तनाव आशा है फिर जो है बढ़ जाएगा। भारत की तरफ से देख लिए उत्तर कोरिया भी चर्चा में है, ये फिर जो है यहाँ का सनकी तानाशाह एक बार फिर से पागल हो गया है। अब यहाँ से ये रेलगाड़ी यानी पहली बार रेलवे से भी मिसाइल दागा जा सकता है। रेलवे बोर्न मिसाइल का परीक्षण किया है उत्तरी कोरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पेटेंट सिस्टम क्लेयरवॉयंट का उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने का है, या जल शोधन यानी वाटर प्यूरिफिकेशन से संबंधित है, या फिर क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है, या फिर डिसइंफेक्शन यानी कीटाणु शोधन से संबंधित है? तो इसका जो है सही आंसर है वो है जल शोधन यानी वाटर प्यूरिफिकेशन। देखिए इसका मतलब ये है कि वाटर प्यूरिफिकेशन, चूँकि जो है इतना प्रदूषण हो गया है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो, मृदा पोल्यूशन हो, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो आप जो वर्तमान में पीने लायक पानी है एक तो कम है, और जो भी बच गया है वो जो है पीने लायक नहीं है। तो अभी घर घर में देखते हैं कि वाटर प्यूरिफिकेशन लगा हुआ है, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे नॉर्थ इंडिया का वाटर है और साउथ इंडिया का वाटर है, अब यहाँ एक ही वाटर प्यूरिफिकेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों जगह का जो पानी है और दोनों जगह का पानी में जो पॉल्यूटेंट हैं वो अलग अलग हैं। तो इनको अलग अलग होने के कारण अलग अलग टाइप का वाटर प्यूरिफिकेशन भी चाहिए। तो वही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है। ये चेक करेगा कि कहाँ किस तरह का पॉल्यूटेंट है और वहाँ किस तरह का जो है वाटर प्यूरिफिकेशन और उसमें किस तरह का टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो ये याद रखिए, क्लेयरवॉयलेंट किससे संबंधित है? वाटर प्यूरिफिकेशन से। वायु प्रदूषण देखिए हमेशा चर्चा में रहता है, खास करके दिल्ली में ये हमेशा चर्चा में रहता है। और दिल्ली में जो है केजरीवाल सरकार का एक जो इक्विपमेंट लाई है जिसका नाम है स्मॉग टावर, इसको भी याद रखिए। दिल्ली में ही पहला बार भारत में लगाया गया स्मॉग टावर। अगर आप चित्र में देखिए तो ये है स्मॉग टावर, और ये क्या करती है कि कुछ समय के अंतराल पे ये वाटर का यानी पानी का फुहारा फेंकती है। पानी का फुहारा फेंकने के कारण क्या होता है, उस एरिया में जो भी पॉल्यूटेंट होते हैं उस फुहारे में उनको अटकने का जगह मिलता है और फिर उसके सहारे ज़मीन पे आ जाते हैं। तो ये जो है एक कह सकते हैं इसका तात्कालिक जो है कुछ फ़ायदा मिल सकता है स्मॉग टावर का। क्रिप्टो करेंसी अभी जो है काफ़ी चर्चा में आ गया है, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल पे। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक फैक्ट जान लीजिए कि एल सल्वाडोर जो है पहला कंट्री है जिसने कि एक क्रिप्टो करेंसी स्पेशल स्टेट सिटी
क्रिप्टो करेंसी सिटी जहाँ की सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, ये एल सल्वाडोर बनाने का घोषणा किया है। एल सल्वाडोर अगर आप वर्ल्ड मैप आपके ध्यान में हो तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में, जहाँ पनामा है, जहाँ होंडुरास है, वहीं पे एक कंट्री है एल सल्वाडोर। इसकी जो कैपिटल है वो है सैन सल्वाडोर। डिसइंफेक्शन ये तो जान ही रहे हैं, अभी कोरोना काल चल रहा है, हर जगह हर घर में डिसइंफेक्शन हो रहा है, हर लोग जो है जहाँ भी घूम रहे हैं जो है सैनिटाइजर लेकर के घूम रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा प्रकाश किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? छात्रों के लिए, छात्र जो सीख लिए हैं उनके आकलन करने के लिए है, यानी असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, या फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस यानी पर्यावरण मंजूरी, जो प्रोजेक्ट कोई इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेना पड़ता है, जैसे इसका अभी फुल नाम जो नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका जो फुल नाम है अभी, तो इससे क्लियरेंस लेनी होती है। इसके अलावा निर्यातक आयातक बैंकिंग लेन देन से संबंधित एक ऐप है, या फिर पुलिसिया हेल्प यानी पुलिस हेल्प से संबंधित कोई ऐप है। तो इसका जो सही आंसर है यही है, छात्र जो है स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट रिलेटेड ऐप है क्या? प्रकाश। अगर इसका फुल फॉर्म देखिए तो समझ लीजिए, इसका फुल फॉर्म है P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर होलिस्टिक। तो इसका फुल फॉर्म ऐसा हम लोग पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अभी ये कंसर्न मिनिस्ट्री ने एक नई पोर्टल शुरू की है जिसका नाम है परिवेश। ये परिवेश पोर्टल के द्वारा क्या होगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने से पहले अप्लाई करना होगा। तो पहले क्या है, इसमें बहुत टाइम लगता था जिस कारण से वो प्रोजेक्ट डिले हो जाता था। अब सरकार ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम कर दी है, इसमें आप दीजिए और यहाँ टाइम बाउंड मैनर में आपको क्लियरेंस मिल जाएगा और आप जो है प्रोजेक्ट को सही समय में सही वक्त पे पूरा कर सकते हैं। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स के लिए आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ट्रेड इमर्ज। इसका नाम याद रखिए, ये पार्टिकुलरली जो है एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए लॉन्च किया गया है ताकि वो हेजल फ्री ट्रांजैक्शन कर सकें। कि इनके द्वारा आईसीआईसीआई बैंक यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1994 में किया गया था। पुलिस सहायता यानी पुलिस हेल्प से संबंधित एक ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, कॉल योर कॉप, इस नाम से एक लॉन्च किया गया था। कॉप का मतलब होता है पुलिस। ये कहाँ किया गया था? तो नागालैंड के द्वारा, नागालैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में स्पेस एनीमिया चर्चा में था, बताइए ये क्या है? स्पेस एनीमिया ये एक तरह की नई बीमारी है या फिर ये आरबीसी में कमी हो जाता है उसका एक टर्मिनोलॉजी है, या एक नया अंतरिक्ष कार्यक्रम है, या यानी कि न्यू स्पेस मिशन है, या फिर एक कोई न्यू ऐप है? तो इसका सही आंसर है आरबीसी रिडक्शन इन आरबीसी काउंट ड्यू टू स्पेस ट्रेवल, ड्यू टू स्पेस ट्रेवल। देखिए आप ये जो है कॉमनली आप महसूस कर सकते हैं कि जब आप फ्लाइट में भी ट्रेवल करते हैं तो चूँकि फ़्लाइट अप्रॉक्सीमेटली 36,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है तो ये काफ़ी ऊंचा होता है, जिस कारण से जैसे जैसे पृथ्वी से आप ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि ये एयर प्रेशर जो है कमते जाता है, और एयर प्रेशर कमने के कारण जो है फ्लूइड, जो बॉडी का फ्लूइड है वो अपवर्ड चला जाता है, ग्रेविटी भी कमता है। तो अपवर्ड हो जाने के कारण क्या होता है कि जो आप फील करते होंगे, जैसे देखते होंगे या फिर साइंस में पढ़े होंगे तो उस समय कि जो फ्लाइट में ट्रेवल करते समय जो पेन का जो इंक है वो बाहर निकलने लगता है, कई लोगों को कान से या नाक से जो है ब्लड निकलने लगता है, तो इसका कारण वही है। अब ये स्पेस में जाने से क्या होता है कि वहाँ तो ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी जीरो ग्रेविटी है। अब उसके कारण क्या होता है, ये आरबीसी जिसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, जिसका नाम एरिथ्रोसाइट भी
बायोलॉजिकल टर्म में इसको पढ़ते हैं। तो ये आरबीसी में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नाम सुने होंगे। और हीमोग्लोबिन में हीमो जो है ये संबंधित है आयरन से। आयरन का और होता है, आप पढ़े होंगे, हेमेटाइट। अब ये हेमेटाइट आयरन, अब जब आरबीसी में कमी होती है तो हीमोग्लोबिन में भी कमी होती है। और हीमोग्लोबिन में कमी यानी आयरन में कमी। तो आयरन में जो कमी होती है उसको, उस डिजीज को बोलते हैं एनीमिया, जो खास करके महिलाओं में पाया जाता है भारत में। और चूंकि ये स्पेस ट्रेवल के कारण होता है तो इसका नाम दे दिया गया है स्पेस एनीमिया। अब इसके कारण क्या, हीमोग्लोबिन में कमी के कारण क्या होता है कि जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई जो किया जाता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही किया जाता है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन और डीऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन से चार्ज होकर के और पूरे ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाता है और फिर वापस जो डीऑक्सीडाइज्ड होते हैं उनको वापस फिर लाता है। अब इस कारण से तो बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, जिसके कारण से वीकनेस वगैरह हो जाता है। तो यही है स्पेस एनीमिया। नई अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में अगर देखें तो बहुत सारा कार्यक्रम है। जैसे भारत के द्वारा जो सबसे लंबा, सबसे बड़ा कार्यक्रम और सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका नाम है गगनयान। और यूएसए के द्वारा तो बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है, जैसे अब कुछ दिन पहले पढ़े थे एलसीआरडी। इसके अलावा साइकी मिशन के बारे में पढ़े हैं, सब चीज़ पढ़ लिए हम लोग डिटेल में। बढ़ते हैं आज के अगले और आज की अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, यानी जिसको शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 8। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में अनुसूचित एरिया उसको कहा जाता है जहाँ की आदिवासी लोग अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अभी भी रह रहे हैं। तो सरकार उसको अपना संविधान जो है उसको संरक्षण देता है कि उनका मर्जी जैसे हो, अपने ट्रेडिशन को, अपने परंपरा को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। भारत सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, इसीलिए स्पेशल शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल 5। शेड्यूल 6 क्या है, तो शेड्यूल 6 में इन आउट ऑफ जो शेड्यूल एरिया है इसमें से 4 को घटा दीजिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 को स्पेशल जो है शेड्यूल 6 में रखा गया है कि यहाँ पे जो शेड्यूल इन स्टेट्स में जो शेड्यूल एरिया हैं इनका किस तरह से प्रशासन होगा। शेड्यूल 7 में क्या है, तो इसमें बंटवारा किया गया है, जो यानी जो एक्ट, कानून, नियम बनाने का जो पावर है कौन सा किनके पास होगा। तो इनमें 3 तरह की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पहला है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी वैसा विषय जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगा। दूसरा है कॉनकरेंट लिस्ट, इसको बाद में पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। राज्य सूची वैसे विषय हैं जिस पे कि स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, जैसे कि एग्रीकल्चर। इसका एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अभी कानून जो है फार्म बिल पास हुआ था, लेकिन बहुत सारे स्टेट बनाने, जिसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिए। क्यों? क्योंकि ये स्टेट सूची का मामला है, यानी ये राज्य सूची का मामला है। यूनियन लिस्ट में क्या आते हैं, तो जो टैक्सेशन, अब इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती नहीं है, ये किसके अंतर्गत आएगा, यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आएगा। और कॉनकरेंट लिस्ट वैसे लिस्ट हैं, वैसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों बना सकते हैं, यानी केंद्र सरकार भी बना सकता है, राज्य सरकार भी बना सकता है। लेकिन अगर राज्य सरकार कोई विषय पे, कोई सब्जेक्ट है उस पे स्टेट गवर्नमेंट बना भी दिया और उसी पे यूनियन गवर्नमेंट भी बना दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट का लागू नहीं होगा, उस पे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू हुआ है वही इसमें यूनियन गवर्नमेंट जो पास की है उस सब्जेक्ट पे वही कानून जो है लागू होगा। अनुसूची 8 में क्या है, तो अनुसूची 8 में जो है लैंग्वेज है, यानी भारत में कौन कौन से लैंग्वेज हैं उनको इसमें इनलिस्ट किया जाता है। वैसे ही लैंग्वेज को इसमें इनलिस्ट किया जाता है जिसकी जो है कोई इतिहास हो, जो एक लंबे समय से प्रयोग में आ रहा हो।
जैसे इसमें अभी तक टोटल 22 लैंग्वेज 22 भाषाओं को शामिल किया जा चुका है। ऐसे भारत में टोटल लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।